एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा था पैनक्रियाज किस तरह से वर्क करता है, पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है, वो किस तरह से अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। हमने वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम भी देखा था, उसका स्ट्रक्चर भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन दो तरह का फंक्शन करती है। एक तो वो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और कंप्लीट डाइजेशन हो जाने के बाद हमारा जो मेन मकसद था डाइजेशन का, यानी एब्जॉर्प्शन भी हमारा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से हमें समझना है, एक एक करके एक एक टॉपिक, एक एक एंजाइम्स को हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ भी हमें यहाँ पर मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले भी हम कई सारे एंजाइम्स पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को समझने के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल हमने कहाँ से लेकर चले थे। हम बेसिकली अपनी एलिमेंट्री कैनाल लेकर चले थे बकल कैविटी से। ठीक है, बकल कैविटी का जो डाइजेशन था उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा बोलस बकल कैविटी में बना था, वो बोलस क्या था, वो बोलस था हमारा फूड प्लस सलाइवा। ठीक है, यानी फूड में जब सलाइवा मिक्स हो गया था, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम था, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम था, जिसने डिफरेंट एक्शन किया था। आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमारा फूड आगे बढ़ा बकल कैविटी से, कहां पहुंचा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में बेसिकली कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। ये सिर्फ खाने को नीचे फेंकने का काम करता है। नीचे हमारा खाना है स्टमक में। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रीट हुए, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुए, साथ ही साथ HCl सिक्रीट हुआ। HCl ने क्या किया, पूरा मीडियम एसिडिक कर दिया। हमारे स्टमक का मीडियम हो गया 1.8 pH हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा खाना जो था वो यानी जो बोलस था वो बोलस बन गया काइम। कैसे, यानी बोलस के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है काइम, यानी बिल्कुल क्रीम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये बोलस हमारा जो काइम था वो आगे बढ़ा और कहां पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने अलग अलग कलर से ड्रॉ किया है, आप ब्लू कलर से देख सकते हैं ड्यूडेनम पार्ट। ड्यूडेनम पार्ट सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम लगभग 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, सी शेप्ड होता है या फिर यू शेप्ड हम कह सकते हैं। आगे बढ़ता है हमारा जीजेनम पार्ट, जो कि लगभग 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। अच्छा, हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, जबकि ये लगभग 7 से 9 मीटर लंबी होती है? क्योंकि इसकी ल्यूमन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसको हम इसकी लंबाई से जज नहीं करते हैं, बल्कि इसकी ल्यूमन छोटी होती है, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो हमारा जो जीजेनम पार्ट है ये लगभग 2.5 मीटर जो है ये लॉन्ग होता है। फिर हमारा जीजेनम आगे जाता है और आगे जाकर वो कन्वर्ट होता है किसमें, इलियम में। ठीक है, तो अब ये जो 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट के क्या है, अलग अलग फंक्शन है, जो कि हमें यहाँ पर देखने हैं। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ड्यूडेनम में क्या हुआ था। ड्यूडेनम की बात अगर हम करें, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमारी ये जो ड्यूडेनम थी इसमें क्या हो रहा था बच्चों, अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या आ रहा था, ड्यूडेनम में ऊपर से आ रही थी हमारी लीवर की डक्ट। ठीक है, ऊपर से क्या आ रही थी, लीवर की डक्ट। लीवर की डक्ट को हम क्या बोल रहे थे, हिपैटिक डक्ट बोल रहे थे। हिपैटिक डक्ट आगे बढ़ जा रही थी। हिपैटिक डक्ट आगे जाकर किससे कनेक्ट हो रही थी, हिपैटिक डक्ट आगे जाकर कनेक्ट हो रही, सॉरी ये तो लीवर से आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट आगे जाकर इधर से किससे कनेक्ट हो जा रही थी, इधर से कौन सी डक्ट आ रही थी, नाम लीजिए पैनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में ज्वाइंट हो जा रही थी और बना दे रही थी कौन सी डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट अंदर ड्यूडेनम पार्ट में एंट्री लेती है। जिस पोर्शन से वो एंट्री लेती है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ये एम्पुला ऑफ वेटर से क्या करते हैं, सारे के सारे जो सिक्रीशंस होते हैं, यानी हमारा लीवर का सिक्रीशन क्या था, बाइल था, बाइल जूस था। और हमारा जो पैनक्रियाज का सिक्रीशन था वो था पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी सिक्रीट कर रहा था, बट ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन वो डायरेक्टली ब्लड को दे रहा था, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हार्मोन्स था। और हमारी पैनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से फंक्शन कर रही थी। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अगर जिसने नहीं देखा है वो पहले वाली वीडियो लगाइए, आप देखिए, फिर जाकर ये वीडियो देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है,
तो हमारी ये जो एम्पुला ऑफ वेटर है, यहाँ से एंट्री मिल जाती है हमारे जो लिवर और पैनक्रियास के सिक्रीशंस को ड्यूडेनम में एंट्री मिल जाती है। ठीक है, अब ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में हमारा जो भी हमारा फैट था और जो भी हमारे प्रोटीन्स थे और जो भी हमारा सुक्रोज था यानी जो भी हमारा स्टार्च था वो लगभग डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये डाइजेशन आगे बढ़ता है और आगे कहाँ जाता है, आगे जाता है जीजेनम पार्ट में। ठीक है, अब यहां तक तो इंटेस्टाइन ने अपनी कोई भी सिक्रीशन सिक्रीट नहीं की है। अभी ड्यूडेनम पार्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी डाइजेशन हुआ यानी काइम के ऊपर जो भी एक्शन हुआ वो लीवर और पैनक्रियास का हुआ। ठीक, ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। अब हमारा जो जीजेनम पार्ट है, जीजेनम पार्ट को जब हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना इन द सेंस कि हम कट करके देखेंगे। बायोलॉजी में ध्यान से देखने का मतलब होता है कट करके देखना, अंदर जाकर हम देखेंगे कि जीजेनम में क्या होता है ऐसा कि जो जीजेनम पार्ट जो है ढेर सारा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। यानी ड्यूडेनम पार्ट में लगभग जो भी एक्शन हुआ वो लीवर और पैनक्रियास का था, उससे हमें मतलब नहीं है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब ड्यूडेनम से हम पहुंचे जीजेनम में, हमारा काइम पहुंचा जीजेनम में। जीजेनम को हम देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी पहली वीडियो जो थी डाइजेशन में उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। पूरा बकल कैविटी से लेकर एनस तक क्या है, एक ट्यूब है, कहीं पर पतली है, कहीं पर मोटी है, फिर पतली है, फिर मोटी, जगह जगह से उसकी ल्यूमेंस क्या है, छोटी बड़ी है। ठीक है, और हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 4 लेयर्स की बनी है। ठीक है, 4 लेयर्स की बनी है। कौन कौन सी, सबसे बाहरी कौन सी लेयर थी, सेरोसा। अंदर कौन सी थी, उसके अंदर कौन सी थी, मस्कुलरिस जो कि मसल्स की बनी हुई थी, फिर सब म्यूकोसा और फिर क्या था, म्यूकोसा। ठीक है, 4 लेयर्स थी, कहीं से भी कट करिए यही 4 लेयर्स आपको दिखेंगी। तो बेसिकली अभी हम कट कर रहे हैं जीजेनम पार्ट से। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देख रहे हैं। और एलिमेंट्री कैनाल को जब हमने यानी ये जो जीजेनम पार्ट को हमने कट किया तो हमने देखा कि अंदर क्या है, इस तरह से फोल्डिंग्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमको क्या देखने को मिला, फोल्डिंग्स देखने को मिली। पहले तो हमको क्या मिली, सेरोसा मिली, फिर मस्कुलरिस मिली, फिर सब म्यूकोसा मिली और फिर ये लास्ट वाली क्या थी, ये क्या थी आपकी, ये सेरोसा हो गई, ये सब मस्कुलरिस हो गई और ये म्यूकोसा हो गई। ठीक है, और सब म्यूकोसा क्या थी, हमारी सब म्यूकोसा अंदर से फोल्डेड थी। अब देखिए, फोल्ड होने का जो रीजन होता है ना, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन की अगर वॉल्स फोल्ड हो रही हैं तो फोल्ड होने का जो बेसिक रीजन है ना वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने मेरी माइटोकॉन्ड्रिया वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की भी जो इनर वॉल थी वो भी क्या थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह फोल्डेड थी और उसके फोल्ड होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या था, सरफेस एरिया को बढ़ा देना था। तो यहाँ पर भी जो हमारी ये जो मॉडिफिकेशंस है ना, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी मॉडिफाइड हो जा रही है और अंदर क्या कर रही है, इस तरह से फिंगर लाइक अंदर धसी हुई है म्यूकोसा लेयर, ये सिर्फ क्या कर रही है, सरफेस एरिया को बढ़ा रही है ताकि इजिली जो भी खाना यहाँ पर आया है, जो भी काइम यहाँ पर आया है वो अच्छे से चर्न हो जाए, अच्छे से उसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस मिक्स हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हम एब्जॉर्प्शन कर सकें, क्योंकि हमारे डाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एब्जॉर्प्शन। जो भी कुछ हमने पचाया छोटे छोटे पार्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे हमारे लिए वो खाना वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन है वो है एब्जॉर्ब करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको भी और हम इलाज करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी छोटी हम देखते हैं ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी म्यूकोसा है। ठीक है, ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा के नीचे क्या होगी, सब मस्कुलरिस होगी, फिर क्या होगा, सेरोसा होगा। ये हमारी म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है, ये मस्कुलरिस है, फिर नीचे सेरोसा। सेरोसा बनाने की जरूरत नहीं है। तो सब म्यूकोसा लेयर में क्या होता है कि इस तरह से ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनके बीच बीच में, इनमें बीच बीच में ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, अब ये ग्लैंड है तो ये क्या करेंगी, कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करेंगी ही, क्योंकि इनका मकसद ही है सिक्रीट करना, इनका नाम ही है ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये सिक्रीट करेंगी इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस जब यहाँ पर हमारे जीजेनम पार्ट में सिक्रीट होगा तो इस इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम्स होंगे। इस इंटेस्टाइनल जूस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। नोट कर लीजिए, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, ये सक्कस इंटेरिकस क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, इंटेस्टाइन के मीडियम को एल्कलाइन करने का काम करता है। एल्कलाइन करने का काम फिलहाल हमारा ड्यूडेनम से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों देखिए
बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जिनका पीएच एसिडिक होता है तब वो वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक का पीएच क्या था, हमारे बकल कैविटी का पीएच तो 6.8 था, ठीक है, 6.8 था। हमारे स्टमक का पीएच क्या था, हमारे स्टमक का पीएच 1.8 हो गया था, क्योंकि यहाँ पर एसिड था, ठीक है। अब जो काइम आया वो बहुत ही एसिडिक मीडियम से आया है। इतने एसिडिक मीडियम में हमारा जो इंटेस्टाइनल जूस है ये वर्क नहीं करेगा, और हमारे ड्यूडेनम पार्ट को क्या करना होगा, उस एसिडिक मीडियम को कम करना होगा, जिसके लिए हमारा बाइल भी वर्क कर रहा था। पैनक्रियाज के अंदर भी कुछ सॉल्ट थे, बाइकार्बोनेट आयंस थे, जो कि क्या कर रहे थे, मीडियम को, उसके पीएच को बढ़ाने का काम कर रहे थे और उसको बेसिक मीडियम में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है, जिसको हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, ये भी क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि इजिली जो भी इंडाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर हैं वो आसानी से काम कर सकें। ठीक, आगे बात समझ में। अब ये जो सक्कस इंटेरिकस है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अभी इसको भी हम क्या करेंगे, और इनहैंस करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर बना देंगे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। एब्जॉर्प्शन तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी पहले हम डाइजेशन पढ़ लें, इसका कंप्लीट डाइजेशन देख लें, ठीक है। तो हमारा क्या था, सक्कस इंटेरिकस। ये सक्कस इंटेरिकस क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है। इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, ढेर सारे एंजाइम्स हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं देख लेते हैं, ठीक है। ढेर सारे इसके अंदर एंजाइम्स है। पहला एंजाइम, ठीक है, पहला एंजाइम इसमें कौन सा है, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या कर रहा है भाई, चलिए अब देखिए, हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, हमारे ड्यूडेनम पार्ट में भी प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब हमारे स्टमक के अंदर क्या था, प्रोटीन जो है डाइजेस्ट हो गई थी, थोड़ी सी प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई थी, जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किस फॉर्म में आ गई थी, पेप्टाइड और पेप्टोन्स के फॉर्म में। यानी कि जो हमारी प्रोटीन थी, जो बड़ी सी अमीनो एसिड की चेन थी, वो छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट हो गई थी। उन छोटी चेन्स को हमने क्या बोला, पेप्टोन्स बोला, ठीक है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड बोला, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स, ठीक है। ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स जो होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजेनम पार्ट में, जहां पर सक्कस इंटेरिकस सिक्रीट हो रहा है, ये सक्कस इंटेरिकस में जो एंजाइम्स है वो है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करेगा, इन छोटी छोटी चेन्स को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएगा। यानी यहाँ पर जो भी डाइजेशन होगा वो डाइजेशन का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद और भी कुछ डाइजेस्ट नहीं होने वाला। सारी सब कुछ चीजें जो है, जो भी हमने खाया है, वो कंप्लीट तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कहां पर आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। यानी इसीलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन की साइट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पेप्टाइड था, जो कि छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन थी, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएगी, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, एमिनो एसिड। यानी जो हमारा प्रोटीन खाने का मकसद था, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। प्रोटीन हम क्यों खाते हैं, ताकि हमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स मिल सके, जो कि हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो दूसरा एंजाइम है वो है लाइपेज, ठीक है। पहला एंजाइम ये था, दूसरा एंजाइम हमारा क्या है, लाइपेज। चलिए अब लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज हमको पता है, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड। जो भी लिपिड हमने खाया है, जो भी फैट हमने खाया था, जिसको कि ड्यूडेनम पार्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया गया था बाइल की मदद से, फैटी एसिड में कन्वर्ट करके, वो लिपिड यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। लिपिड किस फॉर्म में आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। यानी हमारे फैट खाने का मकसद भी क्या हो गया, यहाँ पर पूरा हो गया। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। अब देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं। जैसे हम लेते हैं उसको माल्टोज के फॉर्म में, हम लेते हैं उसे सुक्रोज के फॉर्म में, हम लेते हैं लैक्टोज के फॉर्म में। लैक्टोज क्या होती है, मिल्क शुगर होती है, जो हम दूध पीते हैं तो मिल्क की जो शुगर होती है उसे लैक्टोज शुगर कहते हैं। बाकी भी हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, माल्टोज को कन्वर्ट होना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। इसे क्या होना है, मोनोसैकेराइड में टूटना है, ठीक है। मोनोसैकेराइड में टूटना है,
तो मोनोसैकेराइड यानी हमारा क्या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है शुगर का? शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, क्योंकि हमारी बॉडी, आप चाहे जितनी लंबी चेन खा लीजिए कार्बोहाइड्रेट की, आप माल्टोज खा लीजिए, सुक्रोज खा लीजिए, लैक्टोज खा लीजिए, इतनी बड़ी चेन हमारी सेल्स, हमारी जो ब्लड होती है वो कंज्यूम नहीं कर सकता, हमारी सेल उसे ऐसे बड़े पार्टिकल्स को कंज्यूम नहीं कर सकती, इसलिए हमें उसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करेंगे यहाँ पर? माल्टोज को किस फॉर्म में लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, यानी एक एक मॉलिक्यूल है, ठीक। तो माल्टोज हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा किसकी मदद से? किसकी मदद से कन्वर्ट होगा? माल्टेज। माल्टेज। देखिए बच्चों, एक बात याद रखिए, कहीं भी लिखा हो एज, इस तरह का सफिक्स अगर कहीं लगा हो तो उसको आप समझ लीजिएगा, जिस भी वर्ड के साथ लगा है आप समझ जाइएगा ये उसका एंजाइम है। जैसे माल्टोज के साथ हमने एज लगा दिया तो माल्टेज हो गया, यानी माल्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? एज है। तो एज जो इस तरह का सफिक्स होता है वो जनरली एंजाइम्स शो करता है, यानी ये जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है। तो माल्टोज को कन्वर्ट करेगा माल्टेज किसमें? ग्लूकोज में, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर का, जिसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक। बहुत अच्छी बात। फिर हमारा सुक्रोज जो है ये भी किसमें टूटेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। किसकी मदद से टूटेगा बताइए? माल्टोज था तो माल्टेज बना दिया, सुक्रोज था तो सुक्रेज हो गया, ठीक है। एज लगा देना है, बस याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप ये याद कर लेंगे, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, सिर्फ आपको OSE हटाकर ASE लगाना है बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। फिर आती है हमारी मिल्क की शुगर, ठीक है, मिल्क की शुगर लैक्टोज। लैक्टोज भी आपको हमारा किसमें टूटेगा? लैक्टोज भी हमारा टूटेगा ग्लूकोज में या फिर गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में, ठीक है। अब ये किसकी हेल्प से टूटेगा? लैक्टोज है तो लैक्टेज बना दीजिए, वेरी इजी, ठीक है। तो देखा कितनी आसानी से आपको याद हो गया इंटेस्टाइनल सक्कस इंटेरिकस के सारे एंजाइम्स, बहुत ही आसान। क्या है? इरिप्सिन है, कुछ नहीं, एमिनो एसिड को चेंज कर रहा है किसमें? सॉरी, पेप्टोन्स को चेंज कर रहा है किसमें? एमिनो एसिड में। लाइपेज क्या कर रहा है? लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल रहा है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है। यानी जितनी भी शुगर हमने डिफरेंट टाइप्स की खाई थी, जो भी हमने स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जिस भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने शुगर को लिया था, वो सब हमारा किसमें डाइजेस्ट हो जाएगा? वो सब कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक। अच्छा देखिए, एक कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लैक्टोज हमने वहां पर भी पढ़ा था, कहां पर? पैनक्रियाटिक जूस में। तो पैनक्रियाटिक जूस में लैक्टेज प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही थी, याद रखिएगा। मिल्क में दो चीज होती है, एक होती है लैक्टोज प्रोटीन, एक होती है लैक्टोज शुगर। तो ये लैक्टोज शुगर है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वहां पर हमने लैक्टोज प्रोटीन पढ़ा था, जो थी केसीन प्रोटीन, ठीक है। बच्चों में उसे रेनिन कन्वर्ट कर रहा था, बड़ों में पेप्सिन और ट्रिप्सिन उसे हैंडल कर ले रहे थे, वो हम देख चुके हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो लैक्टोज प्रोटीन थी, ये लैक्टोज शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जीजेनम पार्ट में क्या हो गया, हमारे सक्कस इंटेरिकस जो इंटेस्टाइनल जूस था, उनके अंदर जो जो डिफरेंट एंजाइम्स थे वो यहाँ पर किस तरह से कन्वर्ट हो गए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डाइजेस्ट हुआ है, अब ये देखिए बच्चों, जो भी हमारा मकसद था, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये आगे फर्दर नहीं टूटने वाले, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में आ गए हैं, यानी कि हमारा कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। डाइजेशन यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। अब हमारा क्या स्टार्ट होना है? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इलियम पार्ट, ठीक है। इलियम पार्ट में क्या होता है? देखिए बच्चों, वैसे तो एब्जॉर्प्शन हमारा जीजेनम से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए कोई भी चीज बन रही है,
एब्जॉर्ब होती जा रही है, ठीक है। फिर जो बचा कुचा माल होता है, जो बचा कुचा मटेरियल होता है, वो आगे बढ़ता है और वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलियम पार्ट में ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन आपका जीजनम से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है हमारे इलियम पार्ट में, ठीक। तो इलियम पार्ट में अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने कट किया था किसको, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो हमने देखा था यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स थी, हमारी जो सब म्यूकोसा लेयर थी, ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर थी, म्यूकोसा लेयर्स में क्या थी, बहुत सारी ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स थी। उन फोल्डिंग्स को जब हम ध्यान से देखेंगे, हमने देखा था ना ऐसे बनाया था, ये ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स थी, ठीक है। इन फोल्डिंग्स को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो इन फोल्डिंग्स के ऊपर भी, जैसे ये फोल्डिंग्स है ना, इनके ऊपर भी क्या होती हैं, इस तरह की फोल्डिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं विलाइज, ठीक है। इस तरह की ढेर सारी फोल्डिंग्स होती हैं। ये जब बहुत हम जूम करके देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी क्या है, और फोल्डिंग्स हैं जो कि सरफेस एरिया और बढ़ा दे रही हैं ताकि इजिली एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है, जिनको बोलते हैं विलाइज, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी फोल्डिंग्स थी, इनके ऊपर क्या थी, इस तरह की विलाइज थी जो कि सरफेस एरिया को और बढ़ा दे रही थी, ठीक है। सुंदर बना ले वरना आप लोग हंसेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या था, ठीक है, लो बना लिया सुंदर सा। ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलेंगे विलाई, ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। आगे बात समझ में, चलिए देख लेते हैं। अब ये जो विलाईज हैं ये क्या कर रही हैं, ये फर्दर फोल्डिंग्स है ना, ये क्या है, ये फर्दर फोल्डिंग्स हैं। तो ये क्या करेंगी, ज्यादातर ये सरफेस एरिया ही बढ़ाने का काम करेंगी, ठीक। अब जब हम इन विलाइज को और ध्यान से देखेंगे तो इनके ऊपर, इसको भी मिटाना पड़ेगा बच्चों, टॉपिक तो हमें पता ही है। इनके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनके ऊपर भी क्या होती हैं, ऐसे क्लब्ड शेप माइक्रोविलाइज होती हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोविलाइज। वैसे मुझे अलग कलर से बनाना चाहिए था बट बना दिया, कोई बात नहीं। इनके ऊपर भी इस तरह से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, ठीक है। तो चलिए ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर सेल। क्या है ये ब्रश बॉर्डर सेल है, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर सेल है, ब्रश जैसे दिख रही है ना, और बॉर्डर पर है तो नाम भी याद करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। बॉर्डर पर है, ब्रश जैसी है, ब्रश बॉर्डर सेल। ब्रश बॉर्डर सेल के ऊपर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब आप भी परेशान हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इतनी फोल्डिंग्स की क्या जरूरत है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये जो मॉडिफिकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर का, अंदर की लेयर का, उसका रीजन क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो हमारी विलाइज होती हैं, जो हमारी ये फोल्डिंग्स थी, अब ये क्या था, ये तो फोल्डिंग्स थी, ये तो फोल्डिंग्स के ऊपर है ना, ये तो ऑलरेडी ये क्या है, फोल्डिंग है। ये फोल्डिंग क्या करती है, 3 टाइम्स क्या कर देती है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। हमारी ये जो माइक्रोविलाइज है, हमारी ये जो विलाइज हैं, ये क्या करती हैं, 10 टाइम्स एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। हमारी जो माइक्रोविलाइज हैं वो 20 टाइम्स क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन की रेट को 600 गुना बढ़ा देती है। आप कह सकते हैं 600 गुना कर देती है। कैसे कर देती है, 600 टाइम्स इसको बड़ा कर देती है, ताकि मतलब आप समझिए बॉडी में कहीं पर भी ग्लूकोज अगर एब्जॉर्ब होगा 1 मॉलिक्यूल, तो इंटेस्टाइन में उसके बदले 600 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा तो मकसद ही यही था डाइजेशन का, कि जो भी हमने खाया, जो भी हमने पचाया, वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अंदर की तरफ क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगी ब्लड वेसल्स। अंदर की तरफ क्या आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी। भाई कौन आएगा इनको लेने,
खाना तो डाइजेस्ट हो गया, अब इनको लेने कोई आएगा, तो लेने कौन आएंगी? ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। बीच में क्या होता है, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, बीच में हमारी लिम्फ होती है। यहां पर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, दिख रहा है? यस, दिख रहा है। बीच में क्या होता है, बीच में हमारी लिम्फ वेसल्स भी होती है, ठीक है। ब्लड में ये क्या है, हमारी लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, हमारी लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स हैं और ये क्या है, हमारी लिम्फ वेसल्स है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इन लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? इन लिम्फ वेसल्स को हम बोलते हैं लैक्टेल। क्या बोलते हैं बच्चों? लैक्टेल। अब ये क्यों है, किस लिए है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, अब जो भी खाना यहाँ पर आया, ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यानी बाहर क्या है, पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स ज्यादा है, हमारे ब्लड में फूड पार्टिकल्स नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, जो भी फूड मटेरियल है वो आ जाएगा ब्लड के पास। कहाँ आ जाएगा? ब्लड के पास आ जाएगा, ठीक है। जो भी फूड पार्टिकल, जो भी अभी हमने डाइजेस्ट किया, क्या डाइजेस्ट किया, हमने अमीनो एसिड लिया है, हमने ग्लूकोज लिया है, हमने ग्लिसरॉल लिया है, फैटी एसिड लिया है, जो भी कुछ हमने लिया है वो सिंपल फूड हमारा कहाँ आ जाएगा, डाइजेस्टेड फूड। हम लिख सकते हैं यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड आ जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स इस डाइजेस्टेड फूड को लेकर क्या करेंगी, चली जाएंगी। ब्लड वेसल्स यहाँ पर आई हैं एक और काम करने। ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना। तो यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स थी, ये आई थी इनको ऑक्सीजन देने। भाई हमारी माइक्रोविलाइज, हमारी इंटेस्टाइन की सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना काम करने के लिए, इनकी सेल भी तो एनर्जी बना रही है। तो पहला तो मेन काम क्या था, ब्लड वेसल्स आई थी इनको देने ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन दे देगी, और बदले में अब क्योंकि ऑक्सीजन देने आए हैं तो क्या ही खाली हाथ लौटना, तो जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया है वो खाना यहाँ से उठा ही लेते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो भी हमारा डाइजेस्टेड पार्ट था वो कहाँ आ गया, ब्लड वेसल्स में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ब्लड नहीं लेते, ठीक है। ब्लड भी क्या होते हैं, बड़े चूजी टाइप के होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब तो वो ब्लड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन कुछ फैट के बड़े पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्लड कहते हैं नहीं ये बहुत बड़ा साइज है, इसको हम लेकर नहीं जाएंगे, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स को जिनको ब्लड नहीं ले जाते, उन फूड पार्टिकल्स को कौन कैरी करता है, उन बड़े बिगर, यहाँ पर लिख लीजिए, बिगर फूड पार्टिकल्स को ले जाती हैं हमारी लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लैक्टेल, क्योंकि ये सफेद रंग की होती है इसलिए इसको लैक्टेल बोलते हैं। तो ये लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, उन बड़े फैटी पार्टिकल्स को लेकर जाती हैं और वो भी आगे जाकर ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो हम लिम्फेटिक सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट तरीके से जो भी कुछ डाइजेस्ट हुआ है वो कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर कंप्लीट हो गया इलियम पार्ट में हमारा एब्जॉर्प्शन। देखा आपने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर हमारा जो भी खाना हमने खाया था वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुका है। अब ब्लड स्ट्रीम इस फूड को, इस डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, जगह जगह पहुंचाएगा, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी भी हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा है, अभी भी हमने यहाँ पर कुछ मटेरियल ऐसा है जो बचा रह गया है, ठीक है। खाना तो डाइजेस्ट हो गया, जो भी हमारा फूड पार्टिकल था वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद भी जो भी कुछ रह गया है, आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल रह गया है, अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया है, वो आपका आगे बढ़ेगा और आगे जाकर कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहां से क्या कनेक्टेड होगी, यहां से कनेक्टेड होगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है, ठीक है। आई होप you have learned और enjoy this video, आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। अब हमें जानना है, अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी और बन जानी चाहिए कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर उसका क्या होगा। तो वेट करिए उसके लिए, आगे हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, समझ आ गया हो, पसंद आया हो, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।